क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय के अंदर आते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। जबकि अक्रिस्टलीय के अंदर क्या कौन से आते हैं? काजल, कोक, कोयला, ये क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। अपरूप किसे कहते हैं? किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म सामान्यतः समान और भौतिक गुणधर्म असमान, यानी भौतिक गुणधर्म असमान हो, रासायनिक गुण समान या असमान हो सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? अपरूप कहा जाता है। जैसे अपने बात करें हीरा, डायमंड, तो डायमंड में क्या होता है? हीरे में क्या होता है? तो हीरे की थोड़ी सी बात करें तो हीरे में हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ज्यामिति होती है वो टेट्राहेड्रल ज्यामिति होती है। कैसी ज्यामिति होती है इसकी? चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। चतुष्फलकीय ज्यामिति आप जानते हो किस प्रकार की ज्यामिति होती है। यहाँ कार्बन 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 कार्बन, फिर आगे भी ये चतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण करता रहता है। तो हीरे के अंदर चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। कार्बन के बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 4 के साथ ही अन्य कार्बन के साथ क्या कर लिया है? इसने साझा कर लिया है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाही के लिए बचा नहीं है, इसीलिए हीरा होता है। हीरा कुचालक होता है। हीरा कैसा होता है? कुचालक होता है। कु का मतलब बुरा, चालक, यानी कि ये विद्युत धारा ऊष्मा का प्रवाह नहीं करता है। हीरा विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। कु का मतलब बुरा, कुपुत्र बुरा पुत्र, कुपुत्री बुरी पुत्री, कुचालक बुरा चालक। सु का मतलब अच्छा होता है, सुचालक अच्छा चालक, सुपुत्र बढ़िया पुत्र, अच्छा पुत्र, सुपुत्री अच्छी पुत्री। तो इसी प्रकार से हीरा है वो कुचालक होता है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो त्रिविमीय होती है। और त्रिविमीय कैसी? चतुष्फलकीय ज्यामिति आपस में मिलकर त्रिविमीय होती है, बना लेती है संरचना। और विद्युत और ऊष्मा का ये क्या होता है? कुचालक होता है। तो कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों इलेक्ट्रॉनों ने 4 बंध बना लिए, तो कोई भी बंध है वो अब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इसके अलावा जो हीरा होता है वो चमकता है। हीरा किस कारण से चमकता है? इसमें चमक होती है। वो चमक कहाँ से आई है? चमक आई है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किस कारण से चमकता है हीरा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब भी एक निश्चित कोण से अधिक कोण पर कोई भी किरण आपतित होती है, जैसे मान लो ये हीरा है, ये हीरा है, इसके अंदर जैसे मान लो कोई किरण आ गई, अब किरण इसके अंदर प्रवेश कर गई, मान लो जब ये विरल में जाती है तो जानी इधर चाहिए थी लेकिन वापस लौट आती है, क्योंकि इसका क्रांति कोण से अधिक कोण प्राप्तित होती है। जैसे मान लो ये कोण है, आपतन कोण है, इसका क्रांति कोण से ज़्यादा कोण पर है तो जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन गई है ये ऐसे, यानी बहुत ज़्यादा मुड़ गई, इतनी ज़्यादा मुड़ गई कि यह उसी माध्यम में वापस लौट आई। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर टकरा कर जो भी किरण इसके अंदर घुस जाती है वो इसी प्रकार से इसके अंदर ही रहती है, और बहुत सी किरणें इसके अंदर होने के कारण ये क्या होता है? चमकने लग जाता है। ये चमकता है, देखने वाले चिमकते हैं। हीरा चमकता है, देखने वाले चिमकते हैं। तो हीरा चमकने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसलिए हीरा है वो आभूषण के रूप में भी काम में लिया जाता है। हीरा होता है वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर है, इससे कठोर कोई नहीं है, सबसे कठोर पदार्थ है और
इसका कठोरता का उपयोग क्या करते हैं, इससे कांच, चट्टाने आदि काटने के काम आता है। तो ये काफ़ी कठोर होने के कारण इससे चट्टाने काटी जाती है, कांच काटे जाते हैं। तो ये तो बात थी हीरे की। इसके बाद बात करें अपने ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट अपने जानते हैं जो पेंसिल आती है, पेंसिल का जो गोटा होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट की संरचना परतीय होती है। परतीय संरचना कैसे, इस प्रकार की संरचना होती है ग्रेफाइट की। तो ये संरचना होती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की संरचना पड़ती है, जैसे एक ग्रेफाइट की संरचना ये है, दूसरी ग्रेफाइट की संरचना मान लो इस प्रकार की है। इस प्रकार से ग्रेफाइट है वो परतीय संरचना बना लेता है। और परतीय संरचना के कारण क्या होता है, इनके बीच के अंदर इसके बीच की दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। हीरा एक दूसरे के ऊपर ये फिसल सकता है, ये परतें एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकती है, फिसल सकती है, जिसके कारण हीरे का उपयोग ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, इसीलिए ग्रेफाइट का उपयोग लिखने में किया जाता है। अपने जब भी पेंसिल को से लिखते हैं तो इसकी परत है वो उतरती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, इसका उपयोग लिखने के काम में आता है। तो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है, ये खास बात है। क्योंकि कार्बन था, कार्बन के बारीक कक्षम 4 थे, एक बंध इधर बना लिया, एक बंध इधर बना लिया, एक बंध इधर बना लिया, 3 ही बंध बने हैं। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, चौथा इलेक्ट्रॉन दोनों परतों के बीच में रह जाता है। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन दोनों परतों के बीच में है, वो क्या करता है, आंशिक बंध बनाने के काम आ जाता है। तो आंशिक बंध क्या होते हैं, वो आसानी से टूट जाते हैं, जिसके कारण हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक होता है। विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है क्योंकि आंशिक बंध है वो टूट जाते हैं। तो ग्रेफाइट का उपयोग लिखने में किया जाता है। ग्रेफाइट से क्रूसिबल बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। अपने एक स्पेशल कार्बन इलेक्ट्रोड होता है वो ग्रेफाइट का ही बनता है। तो ये तो था कि कार्बन के प्रूफ। तो ये 2 अप्रूफ किसके अप्रूफ थे। इसके बाद में फुलरीन, तो फुलरीन को अपने आगे विस्तार से पढ़ेंगे। एक फुलरीन की खोज बकमिस्टर फुलर ने की थी। फुलरीन कार्बन 60 से लेकर कार्बन 70 तक की पाई जाती है। फुलरीन के अंदर कुछ 5 सदस्यीय वलय होती है और कुछ 6 सदस्यीय वलय होती है। ये मान लो ये कितने सदस्यीय वलय है, 5 सदस्यीय वलय। 5 सदस्यीय वलय होती है, उसके चारों तरफ क्या होती है, 6 सदस्यीय वलय इस प्रकार से होती है। एक हो गई 6 सदस्यीय वलय, इसी प्रकार दूसरी 6 सदस्यीय वलय, तीसरी 6 सदस्यीय वलय, चौथी 6 सदस्यीय वलय और 5वीं 6 सदस्यीय वलय। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसके चारों तरफ क्या होता है, कुछ 5 सदस्यीय वलय होती है, 5 कार्बन की वलय होती है, और कुछ की कार्बन की होती है 6 सदस्यीय वलय होती है। तो इनके आधार पर जो फुलरीन होती है, फुलरीन की खोज बकमिस्टर फुलर ने की थी। तो फुलरीन होती है, फुलरीन की संरचना को थोड़ा दोबारा से बढ़ा रहा हूँ मैं। तो ये पंचकोणीय संरचना है। पंचकोणीय संरचना के चारों तरफ सीधे पहले डबल बंध बनाया करो, बनाना सीख लो थोड़ा सा। ये डबल बंध बना लो पहले, इसके बाद के अंदर क्या लगा दो, 6 सदस्यीय वलय यानी कि बेंजीन बना दो इसके चारों तरफ। तो बेंजीन बना दोगे तो ये लो बेंजीन बन गई। तो इसमें देखो बीच वाली तो 5 सदस्य 5 कार्बन की है, ये 5 कार्बन की है, और ये कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है। तो 5 कार्बन की वलय, 5 कार्बन की वलय का मतलब ऐसी ये होती है 12, और 6 कार्बन की
वो वलय होती है 6 कार्बन की वलय का मतलब है बेंजीन जैसी। ये कितनी होती है? ये वलय की संख्या होती है वो होती है 20। कार्बन 60 में, कार्बन 60 से लेकर कार्बन 70 तक पाए जा सकते हैं। इसमें कार्बन 60 से लेकर कार्बन 70 तक पाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कार्बन 60 होती है। कार्बन 60 के अंदर 12 पंचकोणीय व 20 होती है वो षटकोणीय वलय होती है। तो टोटल मिलाकर कितनी होती है? 32 वलय पाई जाती है। यानी कि टोटल मिलाकर क्या पाई जाती है? 32 वलय देखने को यहाँ पर मिलती है। तो जो पंचकोणीय वलय होती है उनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच की दूरी होती है वो 1.45 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि 1.45 एंगस्ट्रॉम की होती है यहाँ पर। और जो षटकोणीय वलय है उसके अंदर 1.36 है। तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये वलय, इसमें रेजोनेंस है। रेजोनेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिसके कारण जो ये डिस्टेंस है वो होती है 1.369 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पंचकोणीय षटकोणीय वलय मौजूद है। और तो कार्बन 60 वाली फुलरीन में 60 लंबे व 30 छोटे बंद पाए जाते हैं। कुल मिलाकर 90 बंद होते हैं। तो 60 लंबे बंद हैं, 60 तो लंबे हैं और 30 क्या हैं? छोटे हैं। लंबे का मतलब है कितना कार्बन का है? 1.45 एंगस्ट्रॉम के 1.45 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। यानी कि ये बंद और ये इस बंद की तुलना करें तो ये क्या है? स्मॉल बॉन्ड है और ये क्या है? लॉन्ग बॉन्ड है। तो 60 तो क्या है? लंबे हैं और 30 क्या हैं? छोटे हैं। टोटल मिलाकर कितने हैं? 90 बंद पाए जाते हैं। जब फुलरीन के दो अणुओं को KCN की उपस्थिति में गर्म कर दिया जाए, तो फुलरीन है उसको आप गर्म कर दो KCN की उपस्थिति के अंदर। कैसे? कि KCN की उपस्थिति में गर्म करने पर ये क्या हो जाती है? द्विलक बना लेती है। फुलरीन की दो वलय है, फुलरीन की दो फुलरीन है वो KCN की उपस्थिति में द्विलक बना लेती है। कैसे? जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, एक ये पंचकोणीय वलय हो गई और एक इधर पंचकोणीय वलय हो गई। पंचकोणीय वलय के चारों तरफ क्या होती है? षटकोणीय वलय होती है। जैसा आपने पहले डायग्राम बनाया, अब इसको रफ कर देते हैं, इसको बनाते हैं। यहाँ पर पंचकोणीय को षटकोणीय में, पंचकोणीय के चारों तरफ षटकोणीय है ये, तो ये पंचकोणीय बन रही है। यहाँ पर ये बन गई है। पंचकोणीय के चारों तरफ क्या है? डबल 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 डबल। और इधर क्या है? डबल 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 और डबल। तो ये पंचकोणीय के चारों तरफ षटकोणीय बना रहा हूँ मैं। तो देखो ध्यान से, ये षटकोण बनता हुआ यहाँ पर बेंजीन वलय बन गई और ये षटकोण बनता हुआ यहाँ पर बेंजीन वलय बन गई। ये षटकोण बनता हुआ यहाँ पर बेंजीन वलय बन गई। ये षटकोण बनता हुआ यहाँ पर बेंजीन वलय बन गई और ये षटकोण बनता हुआ यहाँ पर बेंजीन वलय बन गई। इसी प्रकार की बेंजीन वलय यहाँ पर बन जाती है। ये बन चुकी है जी। ये देखो ये बनी गई। आल ये लो। तो एक पंचकोणीय के चारों तरफ 5 षटकोणीय होती है। अब देखो यहाँ पर KCN की उपस्थिति में गर्म कर दिया जाए इसे।
KCN की उपस्थिति के अंदर गर्म कर दिया जाए तो क्या बनता है, इसका डाइमर बनता है। डाइमर का मतलब द्विलक। तो ऐसा कैसा डाइमर द्विलक, ये मान लो क्रियाकारक ऊपर थे, अपने क्या किया, KCN की उपस्थिति में इनको गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद में जो यहाँ वाला था उसका नीचे का इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, मान लो ये ऐसे है, ये बंद की इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गई, यहाँ, और ये बंद की इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गई। ऐसा होने पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच चुके हैं और इस प्रकार से, और ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं और इस प्रकार से डाइमर बनता हुआ दो फुलरीन आपस में जुड़ गई। दो फुलरीन आपस में जुड़ गई। जुड़ी हुई फुलरीन को देखो यहाँ पर किस प्रकार से जुड़ती है। ये दो फुलरीन कार्बन 60 वाली जुड़ी है और ये द्विलक बन चुका है यहाँ पर।